नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल स्टडी 94 पर। कैसे हो दोस्तों आप सभी? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई, अपनी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों कहते हैं कि जो बात आ गई साहस पर तो यमराज से भी टकराऊँगा। जो बात आ गई साहस पर तो यमराज से भी टकराऊँगा और मुसीबत चाहे कितनी आए, लक्ष्य को खींच लाऊँगा। तो दोस्तों लक्ष्य है हमारा यानी कि रीट मुख्य परीक्षा पास करना दोस्तों इस बार। रीट की जो मुख्य परीक्षा है दोस्तों, इसको पास करना हमारा लक्ष्य है। किसी भी हालत में दोस्तों हमें रीट मुख्य परीक्षा पास करनी है। और दोस्तों इस वीडियो के अंदर ये हमारा मॉडल पेपर यानी कि जो प्रैक्टिस पेपर है दोस्तों वो 5 नंबर का है, ठीक है? इसमें दोस्तों हम 50 प्रश्न करेंगे कंप्लीट दोस्तों, कंप्लीट सिलेबस पर आधारित 50 प्रश्न करेंगे। जिसमें राजस्थान का भौगोलिक है, राजस्थान के इतिहास, राजस्थानी कला संस्कृति और राजस्थानी भाषा दोस्तों, इनसे संबंधित 50 प्रश्न दोस्तों शामिल किए मैंने। चलिए सबसे पहला स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है कि बनास बेसिन का उत्तर पूर्वी भाग क्या कहलाता है? जो बनास बेसिन है दोस्तों उसका उत्तर पूर्वी भाग है कौन सा? जैसे कि ये बनास बेसिन है दोस्तों, इसका उत्तर और पूर्वी जो भाग है दोस्तों, एक तो जाती दोस्तों बाणगंगा और ये बनास बेसिन। इसका जो उत्तर पूर्वी भाग है दोस्तों क्या कहलाता है? यानी कि मालपुरा करौली मैदान कहलाता है। कौन सा? मालपुरा करौली मैदान कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर चला जाएगा। बनास बेसिन का उत्तर पूर्वी भाग मालपुरा करौली का मैदान कहलाता है। इस मैदान क्षेत्र में टोंक, अजमेर, सवाई माधोपुर और करौली जिले का भूभाग शामिल होता है दोस्तों, ठीक है? सबसे पहला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यानी कॉपेन के वर्गीकरण से दोस्तों एक प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कॉपेन के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है? तो सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश दोस्तों, जैसे कि ये राजस्थान है, तो राजस्थान का ये जो क्षेत्र है दोस्तों यानी कि सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। और ये जो क्षेत्र आता है दोस्तों यानी कि BWHW के अंदर आता है, ठीक है? BWHW के अंदर आता है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों यानी कि BSSW के अंदर। फिर आता है दोस्तों यानी कि CWG। फिर लास्ट की जो आर्द्र भूमि, अति आर्द्र जो है क्षेत्र, ये आता है दोस्तों यानी कि AW के अंदर, ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा वो है दोस्तों BWSW। सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है वो है यानी कि BWSW, इसका राइट आंसर होगा। कॉपेन के अनुसार राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण की बात करते हैं दोस्तों, तो AW मैंने बताया आपको, सबसे जो निचला हिस्सा होता है दोस्तों हाड़ौती क्षेत्र वाला नीचे वाला, ये उप आर्द्र यानी कि उष्ण कटिबंधीय आर्द्र प्रदेश है दोस्तों। और BSSW यानी आर्द्र शुष्क प्रदेश है, यानी आर्द्र शुष्क प्रदेश है, यानी कि ये सेकंड नंबर का। VWSW दोस्तों यानी कि पहले नंबर का दोस्तों जो है उष्ण कटिबंधीय प्रदेश। और CWG मानसून पर्वत वाला दोस्तों, इस ये क्षेत्र वाला। तो इसके अंदर कौन सा चला जाता है? AW। राइट आंसर BWSW राइट आंसर चला जाएगा। प्रश्न आपके सामने देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों आपके सामने उपस्थित है। राजस्थान की नवीनतम वन रिपोर्ट आई थी 2021 के अंदर, उसके अकॉर्डिंग और 2019 के आकलन की तुलना में 2021 में कुल वनों का आवरण में वृद्धि कितनी हुई है दोस्तों? वनों का आवरण में वृद्धि बतानी है दोस्तों, 25.45 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की दोस्तों क्या हुई है? वृद्धि हुई है। यानी कि 2019 के अंदर जो राजस्थान नवीन वन रिपोर्ट आई थी और 2021 के अंदर आई थी, तो जो वनों के अंदर दोस्तों जो वृद्धि हुई है यानी कि वन आवरण वो 25.45 वर्ग किलोमीटर की हुई है दोस्तों, ठीक है? तो इसका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नवीनतम जैसे बात करते हैं दोस्तों यानी कि नवीनतम नवीनतम वन रिपोर्ट 2019 के आकलन की तुलना में 2021 में कुल वन आवरण यानी वन आच्छादित क्षेत्र की बात करते हैं तो 25.45 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और वृक्षावरण में 621 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वृक्षा जो आवरण है और वन आवरण में कितनी वृद्धि हुई है? 25.45 की, और वृक्षा आवरण में हुई है 621 वर्ग किलोमीटर की। टोटल मिलाकर के दोस्तों यानी कि वन और वृक्षा आवरण के अंदर हुई है यानी कि 646 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है दोस्तों। प्रश्न आपके सामने देखिए दोस्तों, फोर्थ नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रामगढ़ बिस्तारी वन्यजीव अभयारण्य दोस्तों किस जिले में स्थित है? तो सभी को पता है यानी कि बूंदी जिले के अंदर रामगढ़ बिस्तारी वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। रामगढ़ बिस्तारी वन्यजीव अभयारण्य बूंदी जिले में स्थित है। इस अभयारण्य में दोस्तों अजगर और जंगली कुत्ते वगैरह आदि वन्य जीव पाए जाते हैं। यह राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है दोस्तों। कौन सा चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? किसको? रामगढ़ बिस्तारी वन्यजीव अभयारण्य को। प्रश्न है दोस्तों देखिए नेक्स्ट 5 नंबर का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। सांबर झील में निम्नलिखित में से कौन सी नदी नहीं गिरती दोस्तों?
तो कौन सी नदी नहीं गिरती दोस्तों, यानी कि जोजड़ी नदी नहीं गिरती। यानी कि मेंथा, रूपनगढ़, खंडेला दोस्तों जो नदी है दोस्तों, यानी कि सांबर है नागौर, अजमेर और जयपुर के अंदर दोस्तों फैली हुई है। इसके अंदर कितने क्षेत्र में फैली हुई है, यह 150 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैली हुई है। जयपुर, नागौर, अजमेर के जिले के अंदर फैली हुई है। ठीक है। जोजी नदी दोस्तों ये लूनी नदी की सहायक नदियाँ है। लूनी नदी की सहायक नदियाँ लूनी में जाकर मिलती है, और यह सिर्फ और सिर्फ दोस्तों यानी कि नागौर से निकलने वाली दोस्तों, यानी कि जो लूनी नदी के दाईं ओर से निकलने वाली एकमात्र नदी है दोस्तों जोजड़ी। ठीक है। जैसे कि लूनी नदी की सहायक नदी बताई थी मैंने कि लीलन, मिट्ठी बोली, रे, जोर से जवाई, सागर है। इससे सारी की सारी आपको नदी है दोस्तों याद हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिए दोस्तों, जवार सागर बांध किस जिले में स्थित है। तो आप सभी को पता है दोस्तों जवार सागर बांध कहाँ पर स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कहाँ पर है? यानी कोटा के अंदर जवार सागर बांध स्थित है। चंबल नदी जा रही है दोस्तों, चंबल नदी में दोस्तों सबसे पहले यानी गांधी सागर बांध है, फिर उसके बाद राणा प्रताप सागर बांध दोस्तों यानी चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ठीक है। उसके बाद जवार सागर बांध, फिर कोटा बैराज कोटा के अंदर, दोनों कोटा के अंदर जाते हैं दोस्तों, जवार सागर, कोटा बैराज, ये चित्तौड़गढ़ के अंदर राणा सागर बांध। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। इधर जलप्रपात दे रखा है और जलप्रपात यानी किस नदी पर बना हुआ है। ठीक है। सुमेलित कीजिए, कौन सा युग्म सुमेलित है, ये बताना है कि कौन सा युग्म है जो सुमेलित है दोस्तों। तो चूलिया जलप्रपात दोस्तों ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि चूलिया जलप्रपात कहाँ पर दोस्तों, यानी कि चंबल नदी पर यानी चित्तौड़गढ़ के अंदर है। मेनाल दोस्तों चंबल नदी पर नहीं है, मेलान नदी यानी भीलवाड़ा के अंदर है, ये भी गलत है। भीमरथ दोस्तों मांगली ये सही है, और दिर यानी कि दिर मेनाल दोस्तों यानी दिर दिर जलप्रपात दोस्तों मेला नदी पर नहीं है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि भीमरथ। भीमरथ दोस्तों यानी कि मांगली जो नदी है उस पर क्या है, ये जलप्रपात बना हुआ है भीमरथ। बात करते हैं दोस्तों चूलिया जलप्रपात कहाँ पर है। तो आप सभी को पता है कि चूलिया जलप्रपात है वो चम्बल नदी जो भैंसुरगढ़ है दोस्तों चित्तौड़गढ़ के अंदर है। मेनाल मेनाल नदी पर भीलवाड़ा के अंदर बना हुआ है। भीमलत दोस्तों जलप्रपात है वो मांगली नदी यानी बूंदी के अंदर है, बिल्कुल सही बात है। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कुकुंद नदी पर दोस्तों दिर जलप्रपात, और कोटा जो चंबल नदी पर दोस्तों गेपरनाथ दोस्तों जलप्रपात बना हुआ है चंबल नदी कोटा के अंदर। प्रश्न देखिए दोस्तों 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों का मिश्रित लाल काली मृदा। लाल काली मृदा की बात की जाए कौन से जिले में पाई जाती है। तो दोस्तों लाल और काली मृदा दोस्तों डूंगरपुर, बांसवाड़ा नीचे का जो क्षेत्र होता है बागड़ क्षेत्र के अंदर दोस्तों ये पाई जाती है। मिश्रित लाल काली मृदा का विस्तार दोस्तों कहाँ कहाँ पर है, भीलवाड़ा, उदयपुर के पूर्वी भाग में, यानी कि जो भीलवाड़ा है और उदयपुर का कौन सा भाग, पूर्वी जो भाग है उसके अंदर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिले में स्थित है दोस्तों। यानी कि चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में कौन सी, यानी कि मिश्रित जो लाल काली मृदा ये पाई जाती है। मृदा, ये जो मृदा है दोस्तों मालवा की काली चट्टान का ही विस्तार है। किसकी, जो मालवा की जो काली चट्टान है उसका विस्तार है। इसमें फास्फेट, नाइट्रोजन, कैल्शियम और कार्बनिक पदार्थों की क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। उत्पादकता में दोस्तों विविधता होती है इसके अंदर। ठीक है। प्रश्न है दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 प्रश्न आपके सामने देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की संख्या वाला जिला बताना है दोस्तों। अनुसूचित जनसंख्या वाला जिला दोस्तों उदयपुर है, ना कि प्रतिशत पूछा है। अगर प्रतिशत की बात करता है दोस्तों बांसवाड़ा 1 नंबर पर आता है, और जनसंख्या की बात करता है तो दोस्तों यानी कि उदयपुर के अंदर सबसे अधिक जनसंख्या है। ठीक है। सर्वाधिक प्रतिशत की बात करते हैं तो दोस्तों बांसवाड़ा के अंदर 76.38 और डूंगरपुर के अंदर 70.82, फिर प्रतापगढ़ के अंदर 63.42%, फिर उदयपुर के अंदर आती है दोस्तों 49.71%। लेकिन कुल जनसंख्या के हिसाब से बात करते हैं तो कुल जनसंख्या के हिसाब से दोस्तों यानी कि उदयपुर, यानी उदयपुर के अंदर सबसे ज़्यादा जनजाति दोस्तों कहाँ कितनी है, यानी कि 15,25,289 निवासी करती है। और न्यूनतम जनजाति संख्या वाला जिला कौन सा, बीकानेर। कम से न्यूनतम न्यूनतम जनजाति जनसंख्या कौन सी में, बीकानेर के अंदर, अधिकतम उदयपुर के अंदर है। प्रश्न देखिए दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है कि गेहूं उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। गेहूं उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है दोस्तों, वो है यानी कि 5वां स्थान, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर चला जाएगा। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने। दोस्तों कहते हैं कि ज़िंदगी में कुछ बनने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। ज़िंदगी में कुछ बनने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, और ईश्वर तो लकीरें देता है। ईश्वर तो लकीरें देता है, रंग तो खुद को भरना पड़ता है। रंग तो खुद को भरना पड़ता है, और हमारी तैयारी के अंदर रंग हम स्वयं को भरना पड़ेगा। तो हम देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि रंग भरते हैं हमारी तैयारी के अंदर। राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर काला संगमरमर निकाला जाता है। तो काला संगमरमर दोस्तों किस स्थान के अंदर से निकाला जाता है ये बताना है। तो काला संगमरमर की बात करते हैं दोस्तों यानी कि भैंसलाना जयपुर के अंदर से निकाला जाता है।
कहाँ से? भैंसलाना जयपुर से दोस्तों काला संगमरमर निकाला जाता है। बात करते हैं दोस्तों यानी कि संगमरमर चूना पत्थर के यानी संगमरमर चूना चूना पत्थर के कायांतरित से निर्मित पत्थर है। संगमरमर होता है ना, वो चूना पत्थर के जो कायांतरित से निर्मित पत्थर है, इनके उत्पादन में राजस्थान को एकाधिकार प्राप्त है। ठीक है, उपयुक्त क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के खनिज मिलते हैं, जैसे ऋषभदेव उदयपुर के अंदर दोस्तों हरा संगमरमर मिलता है। ऋषभदेव जो उदयपुर के अंदर स्थित है, हरा संगमरमर यहाँ से मिलता है। खादरा पाली के अंदर दोस्तों खादरा पाली से कौन सा? सतरंगी संगमरमर यहाँ से मिलता है। भैंसलाना जयपुर, अभी क्वेश्चन यही था, काला संगमरमर कहाँ से मिलता है? भैंसलाना जयपुर से मिलता है। और सफेद संगमरमर संगमरमर की बात करते हैं दोस्तों मकराना नागौर के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बिल्कुल रट लेना, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट, कौन सी? रिटमैन की बात की जा रही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट रिटमैन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यानी कि जो रिटमैन है उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये बताना है। तो दोस्तों इसका मुख्यालय यानी कि जयपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। राज्य में पर्यटन गतिविधियों हेतु मानव संसाधन का विकास करने हेतु 1966 में दोस्तों, कब? 1966 के अंदर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट यानी कि रिटमैन की स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? यानी कि जयपुर के अंदर स्थित है। प्रश्न आपके सामने देखिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है कि राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम प्रतिवर्ष ऊर्जा संरक्षण दिवस आयोजित कब करती है दोस्तों? तो कब करती है? यानी कि 14 दिसंबर को दोस्तों प्रतिवर्ष यानी कि ऊर्जा संरक्षण दिवस आयोजित करती है। कौन सी? अक्षय ऊर्जा निगम। बात करते हैं दोस्तों यानी किसी व्याख्या की, तो यानी कि ऊर्जा संरक्षण की दिशा में किए गए प्रयासों की पहचान के लिए 2009 से राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम प्रत्येक वर्ष दोस्तों 14 दिसंबर को ऊर्जा संरक्षण दिवस आयोजित करती है, जिसमें ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले उद्योग, सरकारी भवन, अस्पताल, ऊर्जा अंकित यानी ऊर्जा प्रबंधक, व्यक्तिगत संस्था इत्यादि श्रेणियों के अंतर्गत राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, और ये कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को दोस्तों, यानी कि ये बनाया जाता है। प्रश्न आपके सामने दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन है कि राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा? सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग दोस्तों NH 15 है। राष्ट्रीय राजमार्ग 15 कहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों? पठानकोट से गंगानगर। पठानकोट से स्टार्ट होता है, गंगानगर होते हुए बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर होते हुए कांडला दोस्तों यहाँ पर पहुँच जाता है। इसकी इसकी राजस्थान में टोटल लंबाई दोस्तों 875 किलोमीटर है। कितनी है? 875 किलोमीटर है। इसका जो राइट आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी NH 15 दोस्तों सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। दोस्तों इनके पुराने और जो पुराने नाम है दोस्तों वो ज़रूर याद कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, पुराने और जितने भी नए नाम है दोस्तों वो तो याद करना, क्योंकि वही क्वेश्चन पूछा जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग अब 62, 11 और 68 का भाग है दोस्तों। किसका? 62, 11, 68 का भाग है। कौन सा? ये जो NH 15 है दोस्तों अब 62, 11, 68 का भाग है। प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने उपस्थित है। राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, सड़क योजना कब शुरुआत की गई? 2005 के अंदर की गई थी। यानी कि मुख्यमंत्री सड़क योजना 7 अक्टूबर 2005 को शुरू की गई थी दोस्तों। इस योजना के द्वारा राज्य के प्रमुख धार्मिक पर्यटन पर्यटन स्थलों को जोड़ने हेतु 1000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण करवाया जा रहा है दोस्तों। कितनी? 1000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण करवाया जा रहा है। किनको? धार्मिक और पर्यटन स्थलों को जोड़ने के लिए। 2005 में दोस्तों मुख्यमंत्री सड़क योजना स्टार्ट की गई थी। प्रश्न आपके सामने दोस्तों देखिए कि क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि जनगणना 2011 के अनुसार, कौन सी जनगणना है? 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर से संबंधित कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो जनसंख्या वृद्धि दर से बताना है, तो ऑप्शन नंबर 1 है यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर बाड़मेर जिले में दर्ज की गई। बिल्कुल सही बात है, यानी कि 32% के आसपास दोस्तों यानी कि बाड़मेर में दर्ज की गई थी। सर्वाधिक वृद्धि दर की बात कर रहा है। और न्यूनतम गंगानगर के अंदर थी। कितनी? बिल्कुल सही बात है, यानी कि 10% थी। राजस्थान की औसत जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 21.3%। बिल्कुल सही बात है 2011 के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी इसका राइट आंसर चला जाएगा। प्रश्न आपके सामने दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? जनगणना हुई थी दोस्तों 2011, उसके अकॉर्डिंग बताना है कि राजस्थानी कुल जनसंख्या कितनी है। तो राजस्थानी कुल जनसंख्या दोस्तों आप सभी को पता है कि 6 करोड़ 86 लाख है दोस्तों। राजस्थानी कुल जनसंख्या 6 करोड़ 86 लाख है। बात करते हैं यानी कि पूरी, तो 6 करोड़ 85 लाख 48,437 दोस्तों पूरी राजस्थानी की जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। और इसका घनत्व की बात करते हैं, राजस्थान का जो घनत्व है दोस्तों 200 प्रति वर्ग किलोमीटर यानी राजस्थान का। ठीक है, और लिंग अनुपात कितना है? 2011 के अनुसार लिंग अनुपात बात करते हैं राजस्थान का, वो है 928 दोस्तों लिंग अनुपात है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आपके सामने उपस्थित है। प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से ताम्रयुगीन सभ्यता में सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी है दोस्तों? आहड़ दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना दोस्तों। आहड़ सभ्यता दोस्तों यानी ताम्रयुगीन सभ्यता में सबसे प्रमुख सभ्यता है। ठीक है, राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यता कौन सी है? ताम्रयुगीन सभ्यता में सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी है? आहड़ है। यह आहड़ कहाँ पर है? यानी कि बेड़स नदी के किनारे तांबे की वस्तुएं बनाने, काले भूरे मृदभांड संस्कृति का प्रमुख केंद्र है। यानी कि तांबे की वस्तुएं बनाना और काले और भूरे मृदभांड, काले भूरे लाल काले मृदभांड दोस्तों संस्कृति का प्रमुख केंद्र है। यहाँ से उत्खनन में 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरे और तांबा गलाने की दोस्तों भट्टी मिली है। कहाँ से? आहड़ सभ्यता से। ये कहाँ पर है दोस्तों? यह है उदयपुर के अंदर। ठीक है, प्रश्न आपके सामने दोस्तों, राजस्थान के किस जिले में गणेश्वर स्थित है? यानी गणेश्वर सभ्यता की बात कर रहा है कि गणेश्वर स्थल कहाँ पर स्थित है? आप सभी को पता है नीम का थाना सीकर के अंदर स्थित है। ठीक है, गणेश्वर नीम का थाना सीकर कांतली नदी के किनारे पर स्थित है दोस्तों। ये एक ताम्रयुगीन सभ्यता है। कौन सी ताम्रयुगीन सभ्यता है? भारत में ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी मानी जाती है। किसको? यानी कि गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी मानी जाती है। और इसका जो उत्खनन करवाया था दोस्तों RC अग्रवाल, यानी कि RC अग्रवाल और विजय कुमार ने दोस्तों इसका उत्खनन करवाया था। कब करवाया था? 1977-78 में दोस्तों करवाया था। यहाँ से लगभग 2000 ताम्र आयुध और ताम्र उपकरण प्राप्त किए गए दोस्तों। कहाँ से? गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर है? यानी कि सीकर से प्राप्त हुए 2000 ताम्र आयुध और ताम्र उपकरण यहाँ से प्राप्त किए गए हैं। प्रश्न आपके सामने दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, वैराट प्राचीन भारत में किस जनपद की राजधानी है दोस्तों? तो वो दोस्तों मत्स्य संघ की दोस्तों, मत्स्य संघ की क्या थी? राजधानी थी वैराट, प्राचीन जनपद की राजधानी थी दोस्तों। प्राचीन भारत में विराटनगर, यानी कि विराटनगर वर्तमान बैराट नाम है इसका, मत्स्य जनपद की राजधानी थी। वैराट में दोस्तों उत्खनन कार्य सर्वप्रथम किसने करवाया था? दयाराम साहनी ने उत्खनन कार्य सर्वप्रथम करवाया था। और पुनः इसका नील रतन बनर्जी ने करवाया था। नील रतन बनर्जी ने दोस्तों इसका पुनः उत्खनन करवाया था। यहाँ से दोस्तों यानी कि सूती कपड़े में बंधी 37 मुद्राएं दोस्तों, सूती कपड़ा दोस्तों बुला एक उसमें बंधी हुई 37 मुद्राएं मिली है, जिनमें से 8 तो पंचमार्क, शेष इंडो ग्रीक व यूनानी शासकों की क्या मिली है? यूनानी शासकों की मुद्राएं मिली है। और यहाँ से दोस्तों बैराट जो सभ्यता है यानी कि जयपुर के अंदर अशोक कालीन बौद्ध मंदिर, स्तूप और बौद्ध मठ के अवशेष भी यहाँ पर मिले हैं। कहाँ पर? बैराट की सभ्यता कहाँ पर दोस्तों? यानी कि जयपुर के अंदर। कटिबंधु के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रसिद्ध दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों कि कटिबंधु के नाम से कौन से राजा को जाना जाता है? तो बिग्रहराज चतुर्थ को दोस्तों, यानी कटिबंधु राजा के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं दोस्तों बिगड़राज चतुर्थ का जो शासन काल था, चौहान वंश का स्वर्ण युग कहलाता है। चौहान वंशों का क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है बिगड़राज चतुर्थ का शासनकाल को। बिगड़राज चतुर्थ ने दोस्तों एक हरिकेली नाटक और इनके दरबारी विद्वान थे सोमदेव ने ललित विग्रह नाटक लिखा था दोस्तों। यानी कि बिगड़राज चतुर्थ ने हरिकेली नाटक लिखा था और इनका एक दरबारी विद्वान था, इसका नाम था विद्वान था सोमदेव, उसने ललित विग्रह नाटक नामक नाटक लिखा था। विग्रहराज चतुर्थ को विद्वानों के आश्रयदाता होने के कारण कवि बांधव की उपाधि दी गई थी। यानी कि जो विग्रहराज चतुर्थ है उसको कवि बांधव भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, प्रश्न आपके सामने देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम के लिए दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। अगर आपको जैसे कि न्यूज़ है पल पल की नोटिफिकेशन दोस्तों, जैसे कि एग्जाम से संबंधित जितने भी अपडेट्स है दोस्तों उसको पाने के लिए हमारा ग्रुप है दोस्तों डिजिटल स्टडी 94। डिजिटल स्टडी 94 दोस्तों, हमारा 94 दोस्तों ये टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों, इसको ज्वाइन कीजिएगा। और करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जितने भी न्यूज़ है दोस्तों इससे संबंधित, ज़्यादा फालतू की न्यूज़ नहीं है कि फालतू के सारे न्यूज़ डालता रहूँ। एग्जाम से संबंधित, एग्जाम ओरिएंटेड और पढ़ाई से संबंधित जो भी न्यूज़ है दोस्तों पल पल मैं वहाँ पर डालता रहता हूँ दोस्तों, तो इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। लाइक करना तो बिल्कुल भूलना ही नहीं है दोस्तों। ठीक है, प्रश्न आपके सामने दोस्तों कि शेरशाह सूरी ने किस शासक के व्यवहार से रुष्ट होकर के मारवाड़ पर आक्रमण किया था दोस्तों? वो है मालदेव। यानी मालदेव पर दोस्तों शेरशाह सूरी ने क्या किया था? आक्रमण किया था। बात करते हैं शेरशाह सूरी ने दोस्तों दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लेने के पश्चात, दिल्ली पर और आगरा पर अधिकार कर लिया था शेरशाह सूरी ने। उसके बाद में दोस्तों मारवाड़ पर आक्रमण किया था। मारवाड़ पर किस पर आक्रमण किया था? मालदेव पर दोस्तों। और बात करते हैं यानी कि गिरी सुमेल नामक स्थान पर, कौन सा स्थान है? गिरी और सुमेल नामक स्थान पर मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य भयंकर युद्ध हुआ था दोस्तों 1544 ईस्वी में, जिसमें शेरशाह सूरी दोस्तों क्या हुआ था? विजय हो गया था शेरशाह सूरी और मालदेव हार गया था। इस युद्ध में मालदेव के वीर सेना नायक था जैता और कूपा दोस्तों, वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और इस युद्ध में बीकानेर के राव कौन थे? कल्याणमल और मेड़ता के बीरमदेव ने शेरशाह सूरी का साथ दिया था दोस्तों। बीकानेर के राव कल्याणमल और मेड़ता के बीरमदेव ने दोस्तों क्या? शेरशाह सूरी का साथ दिया था। जोधपुर विजय के पश्चात में शेरशाह सूरी ने किले का प्रबंध
ख्वास खां को सौंप दिया दोस्तों, ख्वास खां को सौंप दिया गया था और जिसे हरा करके मालदेव ने पुनः अधिकार कर लिया था। यानी कि पुनः दोस्तों, यानी कि इसको किसको, ख्वास खां को हरा करके मालदेव ने वापस पुनः अधिकार कर लिया था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट मारवाड़ पर प्रश्न आपके सामने 23 देखिए। हल्दी घाटी के युद्ध में अबुल फजल ने कहा था, यानी कि अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा था दोस्तों, तो खमनोर का युद्ध दोस्तों अबुल फजल ने कहा था। कब हुआ था? 21 जून 1576 को दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ये कहाँ पर है दोस्तों? ये है यानी राजसमंद के अंदर है। महाराणा प्रताप और मान सिंह के नेतृत्व में, यानी महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुआ था और मान सिंह के नेतृत्व में दोस्तों मुगल सेना के मध्य हुआ था। यानी कि मान सिंह का नेतृत्व कर रहा था, कौन कर रहा था? नेतृत्व मान सिंह कर रहा था और मान सिंह विजय हुआ था। इसके अंदर बताया गया है कि मान सिंह विजय हुआ था। बात करते हैं दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, इसको किसने किस नाम से उपाधि दी है दोस्तों? मेवाड़ की थर्मोपली, हल्दी घाटी का युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपली किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने कहा है दोस्तों। ठीक है, खमनोर का युद्ध किसने कहा है दोस्तों? अबुल फजल ने। और गोगुंदा का युद्ध किसे कहा है? बदायूं ने दोस्तों इसे कहा है। और बदायूं ने दोस्तों यानी इस युद्ध में स्वयं उपस्थित है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तीनों के तीनों क्वेश्चन दोस्तों रट लेना, बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। 24 आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में, मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में सैन्य विभाग का मुखिया कौन होता था दोस्तों? तो सैन्य विभाग का जो मुखिया होता था वो वक्शी कहलाता दोस्तों। वक्शी सैन्य विभाग का मुखिया होता था। इसका मुख्य कार्य दोस्तों सेना के लिए रसद की व्यवस्था करना, सेना में अनुशासन बनाए रखना, सैन्य प्रशिक्षणों का निरीक्षण करना इसका मुख्य कार्य था। बख्शी की सहायता के लिए दोस्तों एक नायब बख्शी भी होता था। कौन था? नायब बख्शी भी होता था, जिसका मुख्य कार्य होता है कि सेना और किले पर होने वाले खर्च व रेख का हिसाब किताब करना किसका काम होता है? नायब बख्शी का काम होता था। ठीक है, ये बख्शी की सहायता के लिए होता था, नायब बख्शी। सैन्य विभाग का मुखिया कौन कहलाता है? बख्शी कहलाता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर चला जाएगा। प्रश्न आपके सामने दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो बार बार प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन है? मंडन है। कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पर है दोस्तों? राजसमंद का निर्माण महाराणा कुंभा के प्रमुख जो शिल्पी और वास्तुशास्त्री कौन था? मंडन की योजना में और देखरेख में किया गया था। जरगा की पहाड़ी दोस्तों कहाँ पर है? यानी जरगा की पहाड़ी राजसमंद में, जरगाड़ी की पहाड़ी पर स्थित दुर्ग 36 किलोमीटर लंबी एक दीवार से घिरी हुई है दोस्तों, यानी 36 किलोमीटर लंबी दीवार से घिरी हुई है। इस दुर्ग के कुंभलमेर और कुंभल मेरू और मेवाड़ की आंख कहा जाता है। इस दुर्ग को क्या कहा जाता है? यानी मेवाड़ की आंख कहा जाता है। किसको? कुंभलगढ़ दुर्ग को। और कुंभल मेरू भी कहा जाता है और कुंभल मेर भी कहा जाता है इसे। प्रश्न आपके सामने देखिए दोस्तों, तोप डालने का कारखाना राजस्थान के किस दुर्ग में स्थित है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, तो कहाँ पर है? जयगढ़ के अंदर स्थित है। आमेर दुर्ग के दक्षिणावर्त पर्वत शिखर पर अवस्थित जयगढ़ दुर्ग महाराजा मानसिंह प्रथम ने 1605 ईस्वी के लगभग बनवाना प्रारंभ किया था। किसने? जो जयगढ़ को बनवाना प्रारंभ किया था 1605 ईस्वी के लगभग, किसने? कि महाराजा मानसिंह प्रथम ने। लेकिन दोस्तों इसके बाद में मिर्जा राजा जयसिंह और सवाई जयसिंह ने इसे पूर्ण करवाया था जयगढ़ को। जयगढ़ दुर्ग के भीतर मध्यकालीन शस्त्रागारों का विशाल संग्रहालय बना हुआ है दोस्तों। ठीक है, यहाँ तोपे ढालने का विशाल कारखाना भी है यहाँ पर। कहाँ पर? जयगढ़ के अंदर। इस कारखाने में निर्मित जयबाण दोस्तों, ये जयबाण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जयबाण विशाल तोप है जो एशिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है दोस्तों। कौन सी? जयबाण। इसका जो राइट आंसर चला जाएगा जयगढ़ दोस्तों। जयगढ़ के अंदर दोस्तों जयबाण है। प्रश्न आपके सामने 27 देखिए। राजस्थान में निम्न में से कौन सा त्यौहार श्रावण मास में नहीं मनाया जाता? श्रावण का जो महीना आता है दोस्तों उसके अंदर कौन सा त्यौहार नहीं मनाया जाता? तो आप सभी को पता है दोस्तों, यानी कि जन्माष्टमी है दोस्तों, ये श्रावण मास में नहीं मनाई जाती। ठीक है, जन्माष्टमी है वो श्रावण मास के अंदर नहीं बनाई जाती दोस्तों। ठीक है, यानी कि नाग पंचमी बनाई जाती है। नाग पंचमी कब बनाई जाती है? राजस्थान में नाग पंचमी श्रावण यानी श्रावण शुक्ल पंचमी के अंदर बनाई जाती है। तीज बनाई जाती है दोस्तों श्रावण शुक्ल तृतीया को। ठीक है, तीज को, श्रावण शुक्ल तृतीया को, जिसे कजरी तीज भी कहते हैं। रक्षाबंधन मनाई जाती है श्रावण पूर्णिमा का दोस्तों। त्यौहार श्रावण मास में मनाए जाते हैं, जबकि जन्माष्टमी का त्यौहार दोस्तों भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। कब? भादों का महीना रहता है, कृष्ण पक्ष रहता है और अष्टमी को दोस्तों क्या बनाई जाती है? जन्माष्टमी बनाई जाती है। भगवान कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है जन्माष्टमी को। प्रश्न देखिए दोस्तों आपके सामने 28 है। निम्नलिखित मेलों एवं उनके आयोजन स्थलों को सुमेलित करना है दोस्तों। यानी कि मेले कहाँ पर लगते हैं दोस्तों? जीण माता का मेला कहाँ लगता है दोस्तों? आप सभी को पता है जीण माता का मेला यानी कि सीकर के अंदर लगता है। भरतरी का मेला लगता है अलवर के अंदर। करणी माता का बीकानेर और गणेश मेला दोस्तों सवाई माधोपुर के अंदर लगता है। तो कौन सा हो जाएगा? डी, यानी कि 4-3-2-1, 4-3-2 इसका राइट आंसर, 4-3-2 यानी ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका राइट आंसर चला जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर चला जाएगा।
देख सकते हो, ये आपके सामने उपस्थित है। यानी कि जीण माता का मेला कहाँ लगता है? माता का मेला लगता है सीकर के अंदर, ठीक है। और भरतरी का मेला कहाँ लगता है? अलवर के अंदर लगता है। गढ़नी माता बीकानेर और गणेश सवाई माधोपुर के अंदर इसका मेला लगता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। सारा का सारा दोस्तों जो प्रैक्टिस पेपर है दोस्तों, ये 50 पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संपूर्ण सिलेबस पर आधारित दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, ये क्वेश्चन जो करवा रहा हूँ ये डेली देखिए दोस्तों। सुबह 8 बजे क्लास हमारी जो दोस्तों ये आ जाती है, तो ज़रूर देखिएगा दोस्तों, सुबह 8 बजे 8 AM पर, ठीक है। क्वेश्चन है आपके सामने, विभिन्न नृत्य रूपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन असत्य बताना है दोस्तों। असत्य बताना है कि गीदड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, गीदड़ जो नृत्य है वो शेखावाटी संबंधित है, बिल्कुल। कच्ची घोड़ी में नकली घोड़े का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। तेरह तारी नृत्य कामड़ जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बचा हुआ गलत चला जाएगा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन बचा हुआ क्या चला जाएगा? गलत चला जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने, निम्न में से कौन सी मांड गायिका बीकानेर से संबंधित नहीं है? तो आप सभी को पता है दोस्तों, जो बन्नो बेगम है दोस्तों, जयपुर से संबंधित, बीकानेर से संबंधित नहीं है। गबरी देवी और जो अल्लाह जिलाबाई दोस्तों, ये कहाँ से संबंधित है? यानी कि ये बीकानेर से संबंधित है, ठीक है। प्रश्न आपके सामने देखिए दोस्तों, नेक्स्ट, रावण हत्या क्या है दोस्तों? रावण हत्या क्या है दोस्तों? रावण हत्या एक दोस्तों एक वाद्य यंत्र है। क्या है? रावण हत्या एक वाद्य यंत्र है दोस्तों। यानी कि रावण हत्या एक तत्वाद्य है, जो बड़े नारियल की कटोरे पर बकरे की खाल मंड करके बनाई जाती है दोस्तों, रावण हत्या। इसमें कितने तार होते हैं दोस्तों? 9 तार होते हैं रावण हत्या के अंदर। इसे पावू और डूंग जी जवार जी आदि लोक देवता की गाथा गाते समय बजाते हैं दोस्तों। कौन सा? रावण हत्या को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर चल जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मेवाड़ चित्र शैली के प्रमुख चित्र रागमाला चित्र किस अजायब घर में सुरक्षित है? प्रश्न है आपके सामने दोस्तों कि मेवाड़ चित्र शैली के प्रमुख चित्र है रागमाला चित्र किस अजायब घर में सुरक्षित है? तो कौन से अजायब घर के अंदर सुरक्षित दोस्तों? मेवाड़ चित्र शैली के प्रमुख चित्र दोस्तों। तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दिल्ली के जो अजायब घर है दोस्तों, इसके अंदर दोस्तों सुरक्षित है। कौन सा? रागमाला चित्र दोस्तों किस अजायबघर के अंदर है? दिल्ली के अजायबघर के अंदर सुरक्षित है दोस्तों। मेवाड़ चित्र शैली के प्रमुख चित्र है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर चला जाएगा। प्रश्न आपके सामने दोस्तों देखिए, तारकसी के आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा प्रसिद्ध है दोस्तों? कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? आप सभी को पता है कि नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर तारकसी के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है, तारकसी। ये दोस्तों जैसे कि प्रश्न सारे के सारे दोस्तों आए हुए हैं और एग्जाम ओरिएंटेड दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और तारकसी वाला दोस्तों जो 11 तारीख को दोस्तों जो वन रक्षक की एग्जाम हुई थी दोस्तों, 11 तारीख को, उस पर प्रश्न ये पूछा गया था दोस्तों कि तारकसी संबंधित और नाथ द्वारा, इसका राइट आंसर चला जाएगा, ठीक है। चांदी के बारीक तारों से विभिन्न रत्न आभूषण बनाने का कार्य तारकसी कहलाता है। चांदी के जो बारीक तार होते हैं उनसे विभिन्न प्रकार के रत्न आभूषण बनाने का कार्य तारकसी कहलाता है दोस्तों। और तारकसी के आभूषण के राजस्थान का नाथ द्वारा जो राजसमंद में है वो प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न आपके सामने दोस्तों 34 देखिए, हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन है दोस्तों, ये बताना है। तो आप सभी को पता है कि पंडित नेनूराम शर्मा दोस्तों हाड़ौती सेवा संघ का क्या है? संस्थापक, पंडित नेनूराम शर्मा, ठीक है। बूंदी में बात करते हैं, बूंदी में राजस्थान सेवा संघ की शाखा है। यानी कि बूंदी में राजस्थान सेवा संघ की शाखा कौन कौन सी? हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना पंडित नेनूराम शर्मा की अध्यक्षता में की गई थी। और इस संघ ने लोगों में राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न की जिसमें तनसुखलाल यानी तनसुखलाल मित्तल का पूरा सहयोग मिला है दोस्तों। किसका? तनसुखलाल मित्तल का पूरा सहयोग मिला है। और हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों 1934 के अंदर हुई थी, नेनूराम शर्मा के द्वारा की गई थी, लेकिन मृतप्राय हो गई थी दोस्तों, लेकिन मृतप्राय है ये, ठीक है। यानी कि हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934 में नेनूराम शर्मा द्वारा की गई, लेकिन मृतप्राय हो गई। यानी मृतप्राय दोस्तों ये हुई थी, यानी कि 1934 के अंदर हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? नेनूराम शर्मा ने। तो इसका राइट आंसर कौन सा चला जाएगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों एक, इसका राइट आंसर चला जाएगा। राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त कर दिया था दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राजस्थान का एकीकरण से दोस्तों, मैं बता रहा हूं दोस्तों कि सारे के सारे प्रश्न अलग अलग टॉपिक से दिए गए, यानी संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित। यानी कि राजस्थान के राज्य प्रमुख का पद दोस्तों, आप सभी को पता है कि 1 नवंबर 1956 को राज्य प्रमुख का पद क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया था। और गुरुमुख निहाल जी को दोस्तों यानी क्या बना दिया गया था? राज्यपाल बना था दोस्तों 1 नवंबर 1956। ये कौन सा चरण है? एकीकरण का दोस्तों 7वां चरण है ये, ठीक है। राजस्थान का वर्तमान स्वरूप,
राजस्थान एकीकरण के सप्तम चरण पूर्ण होने पर 1 नवंबर 1956 में अस्तित्व आया था दोस्तों, वर्तमान स्वरूप। इसी दिन राजशाही के अंतिम अवशेष राज्य प्रमुख पद को 7वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त करके राज्यपाल पद सृजित किया गया था और गुरमुख निहाल सिंह को राज्यपाल बनाया गया था। प्रश्न आपके सामने दोस्तों कि बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? आप सभी को पता है कि बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक थे वो जाम्बोजी थे। कौन थे? जाम्बोजी थे। 36 का जो राइट आंसर जाएगा, जाम्बोजी बिश्नोई संप्रदाय के क्या थे? प्रवर्तक थे। राजस्थान के नागौर जिले के पीपसर गांव में जन्म हुआ था किनका? जाम्बोजी को। विष्णु का अवतार माना जाता है, यानी कि जाम्बोजी को विष्णु का अवतार माना जाता है। इन्होंने संवत कौन सा 1542 में गुणती शिक्षाओं के आधार पर, यानी कि गुणती से 20 और 20 + 9 यानी कि 29 हो गए, तो गुणती शिक्षाओं के आधार पर बिश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन किया। और इस संप्रदाय की प्रधान पीठ दोस्तों मुकाम तालवा गांव कहाँ है? नौक बीकानेर के अंदर से मुकाम इसकी जो प्रधान पीठ है दोस्तों, यानी कहाँ पर? मुकाम तालवा गांव नौक बीकानेर के अंदर स्थित है। प्रश्न आपके सामने दोस्तों 37 देखिए, किस सूफी संत ने नागौर के पास में सुबल गांव में अपना केंद्र बना करके शांतिपूर्वक प्रचार किया था दोस्तों? शेख हमीदुद्दीन दोस्तों, शेख हमीदुद्दीन दोस्तों, इन्होंने क्या किया कि शांतिपूर्वक के प्रचार प्रसार किया। कहाँ पर? सुवाल गांव दोस्तों, सुवाल गांव में। प्रसिद्ध चिश्ती संत शेख हमीदुद्दीन नागौरी, यानी कौन था? हमीदुद्दीन दोस्तों, हमीदुद्दीन नागौरी ने नागौर के पास में एक गांव है सुवाल गांव में अपना केंद्र बना करके इस्लाम का प्रचार किया था दोस्तों। इन्होंने हमीदुद्दीन दोस्तों को उनके संयम तथा धार्मिकता के कारण ख्वाजा चिश्ती ने सुल्तान उल तरीकी की, यानी कि सन्यासियों के सुल्तान की उपाधि दी थी दोस्तों। ठीक है, भारत में अजमेर के बाद में नागौर में दूसरा बड़ा उर्स हमीदुद्दीन नागौरी का लगता है दोस्तों। किसका? हमीदुद्दीन नागौरी का लगता है। प्रश्न आपके सामने देखिए 38, सुमिलित करना है आपके सामने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इधर लोक देवता दे रखा है, इधर मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर है? तो तल्लीनाथ जी का दोस्तों, यानी कि पांचोटा गांव कहाँ पर है? यानी कि पांचोटा गांव जालोर के अंदर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तेजा जी का पर्वत नागौर के अंदर। देवनारायण जी का देवनारायण के दोस्तों आसिंद भीलवाड़ा के अंदर है। पाबू जी की बात करते हैं तो पाबू जी यानी कोलूगाम फलोदी के अंदर है। तो 1 2 यानी कि A B D C, डी सी इसका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि A B D C, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर दोस्तों चला जाएगा। ठीक है, देख लीजिए आपसे आपके सामने तल्लीनाथ पंचोटा गांव जयपुर के अंदर, जालोर के अंदर, तेजाजी प्रवसन नागौर, देवनारायण और आसिन भीलवाड़ा और पाबूजी कोलूगांव फलोदी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 39 दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना दोस्तों, ये एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर बना हुआ है दोस्तों? तो त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर दोस्तों कहाँ पर बना हुआ है, ये बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा वो है, यानी कि दोस्तों बांसवाड़ा के अंदर दोस्तों, यानी कि त्रिपुरा सुंदरी का क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है। तलवाड़ा बांसवाड़ा कस्बे से 5 किलोमीटर दूर स्थित भव्य प्राचीन त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर दोस्तों है, जिसमें सिंह पर सवार भगवती अष्ट 10 भुजा की मूर्ति स्थित है दोस्तों। त्रिपुरा महालक्ष्मी और तुरतई माता के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर कहाँ पर है? बांसवाड़ा के अंदर है। त्रिपुरा महालक्ष्मी और तुरतई माता के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और मूर्ति की पीठ पर मध्य में दोस्तों श्रीयंत्र अंकित लिखा हुआ है। श्रीयंत्र अंकित किया गया, अंकित है दोस्तों। कौन क्या है? श्रीयंत्र। और यह पांचालों की क्या है दोस्तों? कुलदेवी मानी जाती है। पांचाल दोस्तों उनकी कुलदेवी मानी जाती है त्रिपुरा सुंदरी माता को। प्रश्न है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गर्दन में पहना जाता है परंतु नेकलेस से बड़ा और भारी है दोस्तों? तो वो कौन सा? टुस्सी। टुस्सी यानी कि दोस्तों यह नेकलेस से बड़ा होता है, भारी होता है। इसका राइट आंसर चला जाएगा टुस्सी। टुस्सी स्त्रियों के गले का आभूषण है दोस्तों। ठीक है, वर्तमान में प्रचलित नेकलेस की तरह का आभूषण है दोस्तों। ये नेकलेस से भारी और थोड़ी बड़ी आकृति के इस आभूषण को सेठानियां पहनती थी दोस्तों। कौन सेठानियां पहनती थी पहले? क्वेश्चन नंबर 41 देखिए दोस्तों, राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि अलवर के निकट जो नीमूचना दोस्तों हत्याकांड हुआ था दोस्तों, इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लगा लेना, क्वेश्चन पूछा जाएगा ही। तो अलवर के निकट नीमूचना हत्याकांड हुआ था, कब हुआ था दोस्तों? यानी कि जो लगान बढ़ा दी गई थी दोस्तों, यानी कि जो लगान बढ़ाई हुई थी, दर थी दोस्तों, उसमें उसका विरोध में दोस्तों 14 मई 1925 को दोस्तों अलवर के नीमूचना नामक स्थान पर किसानों की सभा पर अंधाधुंध दोस्तों फायरिंग से सैकड़ों किसान मारे गए थे दोस्तों। इसे राजस्थान का क्या माना गया है? जलियांवाला हत्याकांड दोस्तों माना जाता है इसे। किसको? नीमूचना हत्याकांड को।
क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मीणाओं ने रियासत काल में किस अधिनियम के विरुद्ध में आंदोलन चलाया था? आप सभी को पता है कि जरायम पेशा अधिनियम। जरायम पेशा अधिनियम अधिनियम का मतलब होता है दोस्तों कि भारत सरकार ने 1924 में एक एक्ट था दोस्तों को क्रिमिनल ट्रायल्स एक्ट, यानी कि क्रिमिनल ट्रायल्स एक्ट की बात करते हैं, तथा जयपुर राज्य का जरायम पेशा अधिनियम 1930 में लागू किया था। ठीक है, इस कानूनों में के तहत क्या है कि इस कानूनों के तहत कि मीणा स्त्री और पुरुषों को प्रतिदिन थाने पर जाकर के हाजिरी देनी पड़ती थी। ये है दोस्तों राज्य का कौन सा, जयराम पेशा अधिनियम दोस्तों, ये लागू किया गया था, जिसमें क्या हुआ कि मीणा जनजाति लोग थे, उनको स्त्री और पुरुष सबको दोस्तों क्या करना पड़ता था कि हाजिरी देने के लिए थाने पर जाना पड़ता था, पाबंद पाबंद कर दिया था इनको। इसलिए इन्होंने आंदोलन किया था और इस अधिनियम के विरुद्ध में मीणाओं ने आंदोलन किया था दोस्तों। ठीक है, प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? अभिलेखागार दोस्तों कहाँ पर स्थित है? राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों यानी कि सी, यानी कि बीकानेर के अंदर दोस्तों राजस्थान अभिलेखागार स्थित है दोस्तों। राजस्थान राज्य अभिलेखागार की स्थापना हुई थी दोस्तों 1955 में। कहाँ पर हुई थी? जयपुर के अंदर हुई थी। लेकिन दोस्तों स्थापना के 5 वर्ष बाद 1960 ईस्वी में अभिलेखागार जयपुर से कहाँ स्थानांतरित कर दिया? बीकानेर के अंदर स्थानांतरित कर दिया गया दोस्तों। 1955 में स्थापना तो हुई थी दोस्तों जयपुर के अंदर अभिलेखागार की, और लेकिन 1960 में 5 साल के बाद में दोस्तों इसे बीकानेर के अंदर स्थानांतरित कर दिया गया था। इस अभिलेखागार में राजस्थान के इतिहास संस्कृति के प्राचीन अभिलेख संरक्षित होते हैं। प्राचीन राजस्थान के सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक परिदृश्य हेतु ये अभिलेख अत्यंत महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 44 क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हरिजन सेवा समिति की स्थापना किसने की थी दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हरिजन सेवा समिति की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो वो थे दोस्तों भोगीलाल पांड्या, यानी कि भोगीलाल पांड्या ने दोस्तों किसकी स्थापना की थी? हरिजन सेवा समिति की स्थापना की थी। 15 मार्च 1904 को डूंगरपुर में जन्म हुआ था किनका? भोगीलाल पांड्या जी का। भोगीलाल पांड्या जी का जन्म हुआ था कहाँ पर? 15 मार्च 1904 में डूंगरपुर जिले के अंदर हुआ था। 15 वर्ष की अल्पायु में डूंगरपुर में एक विद्यालय की स्थापना कर दी दोस्तों इन्होंने, और बागड़ सेवा मंदिर संस्था और 1935 में हरिजन सेवा समिति की स्थापना की थी इन्होंने। ठीक है, यानी कि एक विद्यालय की स्थापना की थी 15 वर्ष की अल्पायु में डूंगरपुर में, और एक बागड़ सेवा मंदिर, और 1935 ईस्वी में यानी हरिजन सेवा समिति की स्थापना कर दी थी। 1944 में इन्होंने डूंगरपुर प्रजामंडल का गठन किया था। तो डूंगरपुर प्रजामंडल का गठन किया था, किसने किया था 1944 में? 1944 में तो किसने किया था? यानी कि भोगीलाल पांड्या जी ने। 1975 में भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया था। पांड्या 31 मार्च 1981 को पंचतत्व में विलीन हो गए थे। पंचतत्व में विलीन हो गए थे दोस्तों 31 मार्च 1981 को। प्रश्न आपके सामने दोस्तों 45 देखिए कि विद्यार्थी यूथ लीग 1929 की स्थापना दिल्ली में किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्यार्थी यूथ लीग 1929 में इसकी स्थापना दिल्ली में किसने की थी, ये बताना है दोस्तों। तो ये जो स्थापना की थी दोस्तों यानी कि टीकाराम पालीवाल ने दोस्तों इसकी स्थापना की थी, विद्यार्थी यूथ लीग की। टीकाराम पालीवाल सवाई माधोपुर ने, कहाँ के रहने वाले? टीकाराम पालीवाल कहाँ के? सवाई माधोपुर। 1992 में दिल्ली में विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना की थी, और 1938 ईस्वी में सवाई माधोपुर में राजनीतिक गतिविधियों से जुड़ गए थे ये। और 3 मार्च 1957 को राजस्थान के प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक मुख्यमंत्री बने थे दोस्तों। कौन सा? जो पालीवाल जी है यानी टीकाराम पालीवाल दोस्तों 3 मार्च 1957 को राजस्थान के प्रथम और निर्वाचित दोस्तों क्या बने थे? मुख्यमंत्री बने थे, लोकतांत्रिक। प्रश्न आपके सामने दोस्तों 46 है, प्रसिद्ध वाटाड़ू कुआं दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रसिद्ध जो वाटाड़ू कुआं है दोस्तों राजस्थान के निम्न से किस जिले में स्थित है? आप सभी को बताया कि वाटाड़ू जो कुआं है बाड़मेर के अंदर स्थित है। राजस्थान के बाड़मेर जिले की वायतु पंचायत समिति के एक ग्राम पंचायत है दोस्तों। वाटाड़ू ग्राम पंचायत में आधुनिक पाषाण काल से निर्मित संगमरमर का वाटाड़ू कुआं दर्शनीय है दोस्तों। रेगिस्तान के जलमहल के नाम से प्रसिद्ध है क्या? रेगिस्तान के जलमहल के नाम से प्रसिद्ध है क्या? बाड़मेर का वाटाड़ू कुआं। वाटाड़ू कुआं किसके नाम से प्रसिद्ध है? रेगिस्तान का जलमहल के नाम से प्रसिद्ध है। प्रश्न है आपके सामने दोस्तों 47 देखिए कि राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि ओलंदी क्या है दोस्तों, ये बताना है कि ओलंदी क्या है। तो आप सभी को पता है कि नववधु के साथ जाने वाली जो लड़कियां स्त्री होती है उसे ओलंदी कहा जाता है, या उणिदी कहा जाता है, या अणवादी कहा जाता है। अणवादी, उणिदी या फिर ओलंदी इसे कहा जाता है। प्रश्न नंबर दोस्तों देखिए 48 कि वात साहित्य से आशय क्या है? वात साहित्य से आशय है दोस्तों यानी कि इसका मतलब है कथा और कहानी से संबंधित है। वात साहित्य से आशय है कथा और कहानी से संबंधित है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों
कि बात साहित्य यानी कि कथा और कहानी यानी कि बात कहलाती है, कथा या कहानी होती है, उसे बात कहा जाता है। राजस्थानी भाषा के साहित्य में बातों का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है दोस्तों। जोधपुर जो मारवाड़ के वाकिदास आसिया एवं जादूदान वनसुर की बातें राजस्थानी साहित्य के महत्वपूर्ण है दोस्तों। कौन कौन सी वाकिदास आसिया और जादूदान वनसुर की बातें हैं राजस्थानी साहित्य के लिए महत्वपूर्ण है। आधुनिक राजस्थानी गद्य साहित्य में विजयदान देथा, ठीक है, बिज्जी ने, विजयदान देथा बिज्जी ने बातों का संग्रहण अपनी कृति यानी वातारी फुलवारी दोस्तों 14 खंडों में प्रकाशित किया है दोस्तों। ठीक है, प्रश्न आपके सामने दोस्तों 49 देखिए, लास्ट सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि राजस्थानी भाषा में पातल और पीतल की रचना किसने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यानी कि पातल और पीतल की रचना किसने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। राजस्थानी भाषा में पातल और पीतल की रचना किसने की थी। कन्हैयालाल सेठिया ने दोस्तों, यानी कि पातल और पीतल की रचना की थी। तो प्रश्न आपके सामने दोस्तों देखिए, यानी कि राजस्थानी भाषा में ओजस्वी कविता के अग्रणी कौन थे। कवि कौन है, यानी कन्हैयालाल सेठिया। राजस्थानी भाषा में ओजस्वी कविता के जो अग्रणी कवि कौन है, यानी कन्हैयालाल सेठिया का जन्म चूरू जिले के सुजानगढ़ कस्बे में कब हुआ था। 1929 में हुआ था दोस्तों। मींझर, कुंकू, दीठ, रमणियोरा दूला और लीलटांस, शबद और अधोरी काल, पातल पीथल, धरती दोहरारी, जमीन रो धनिक कुण आदि इनकी लोकप्रिय रचना है दोस्तों। किन की लोकप्रिय, कन्हैयालाल सेठिया जी की। लील टांस पर दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है। शबद के लिए सूर्यमल मिशन पुरस्कार भी दिया गया है। लील टांस के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, और शबद है दोस्तों, इसके लिए सूर्यमल मिशन पुरस्कार दिया गया है। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना। यानी कि प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से गलत युग्म कौन सा है दोस्तों। गलत युग्म बताना है कि निम्नलिखित में से गलत युग्म कौन सा है। तो संत नवल दास जी की जो रचना है दोस्तों, संत नवल दास जी की रचना नवलेश्वर अनुभव अनुभव वाणी, बिल्कुल दोस्तों ये राइट है, यानी कि संत नवलदास जी की जो रचना है नवलेश्वर अनुवाणी, बिल्कुल सही है। संत सहजोबाई की दोस्तों गीत गोविंद टीका नहीं है दोस्तों, यानी कि ये गलत है, यानी कि गीत गोविंद टीका संत सहजोबाई की रचना नहीं है। यानी कि संत सहजोबाई की जो प्रमुख रचना है वो सहज प्रकाश शब्दवाणी, ये इसकी रचना है। संत रामदेव जी की दोस्तों 24 वाणियाँ, बिल्कुल सही है। संत रामनाथ कविया की द्रौपदी विनय दोस्तों इसकी क्या है, रचना है। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न दोस्तों 50 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके सामने, यानी कि संत सहजोबाई की प्रमुख रचना कौन सी है, सहज प्रकाश शब्दवाणी। राग गोविंद, राग सोरठ, गीत गोविंद टीका, मीराबाई की दोस्तों पदावली या गीतों का संग्रह आदि मीराबाई की प्रमुख रचना है दोस्तों। कौन कौन सी, राग गोविंद मीराबाई की है, राग सोरठा, गीत गोविंद टीका और मीराबाई दोस्तों, मीराबाई की क्या है, पदावली या मीराबाई की पदावली यानी कि मीराबाई की क्या है, रचना है। एक तो मीराबाई की पदावली, गीत गोविंद टीका, राग सोरठ और रागे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इनको याद कर लेना, ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो दोस्तों हमारे प्रश्न हो चुके हैं 50 पूरे के पूरे। आपके कितने सही है ज़रूर दोस्तों कमेंट करके बताना है 50 में से। और दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिए करो। 50 क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा प्रश्न नहीं है दोस्तों, और ये संपूर्ण सिलेबस पर आधारित दोस्तों मैं प्रश्न करवाता हूँ आपको। कैसी लगी आपको दोस्तों वीडियो, ज़रूर लाइक करके ज़रूर बताना दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में जो भी सुझाव है दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये वीडियो है दोस्तों इसको लाइक ज़रूर करना, और अगर कैसी लगी दोस्तों ज़रूर वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना दोस्तों, जिससे एक मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको पसंद आती है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन को सबसे पहले यानी कि क्लिक कर लेना दोस्तों, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोस्तों। और जाते जाते दोस्तों एक कोट हो जाता है आपके सामने कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में तू ज़रा हिम्मत तो कर, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में तू ज़रा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में तू ज़रा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में तू ज़रा कोशिश तो कर। और ये उम्मीद है दोस्तों कि जो हमारी कोशिश है दोस्तों हमें मुकाम तक पहुंचा के रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो के अंदर जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।